वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ वाला। मैं उसरा खान, आपकी लॉ मेंटर, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो क्या हाल चाल है बच्चा लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। तो बेसिकली आज के सेशन में क्या होने वाला है, हम लोगों ने लॉ क्लैड मैराथन बैच के अंदर बहुत सारे सेशंस लिए जहाँ पे मैंने आपके साथ कवर किए लीगल अपडेट्स। उन लीगल अपडेट से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन रहे थे वो सब हम लोगों ने कवर किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे और रहने वाले हैं ये आपके लिए। याद रखिएगा इस चीज को। और यू नेवर नो कि सेम क्वेश्चन टकरा जाए एग्जाम में। और आज के सेशन में क्या होने वाला है, आज के सेशन में हम 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 पैसेजेस करने वाले हैं और इन 2 मंथ्स के पैसेजेस हम एक साथ करेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का हमारा सेशन। तो आपको बने रहना है एंड तक के, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आवाज मैम की हो गई है बैठी और इस बैठी आवाज के साथ करेंगे हम शुरुआत। और आपको भी एक्साइटेड रहना है जैसे मैं एक्साइटेड हूं इस बैठी आवाज के साथ। तो आज का सेशन शुरू करेंगे। आई होप ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर, एकदम धांसू होगी। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्रीवियस सेशंस को भी रिवाइज कर लीजिएगा। तो पहला पैसेज मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्या हुआ है मैटर। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड किया सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड अक्टूबर 17 और कहा कि नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स कैन नॉट क्लेम अनक्वालिफाइड राइट ऑफ मैरिज। अब यहाँ पे कहा गया कि हम नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को मैरिज का राइट जो है वो नहीं दे रहे हैं। ऑल्दो दोस्तों यहाँ पे ये जरूर कहा कि हर किसी इंसान को भारत के अंदर अपने पार्टनर को चूज करने का अधिकार दिया गया है। Though all 5 judges agreed that homosexuality was neither an urban nor elitist concept, they differed on the point whether the court can obligate the state to formally recognize their relationship of queer couples by giving them legal status of civil union or marriage. तो वहां पे उन्होंने कहा कि ये जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं, जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये अर्बन कॉन्सेप्ट है जो भारत के अंदर आया है, तो उन्होंने इस चीज को मना कर दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम इसको लीगल सैंक्शन नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते कि एक सिविल यूनियन और एक शादी की तरह एक बंधन है। ठीक है। But all the 5 judges on the bench agreed that Special Marriage Act 1954 was not unconstitutional for excluding सेम सेक्स मैरिजेस। तो तर्क ये था, पिटिशनर्स का कहना ये था, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर सेम सेक्स कपल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, तो इस कारणवश वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। लेकिन कोर्ट ने कहा, जजेस ने कहा नहीं, असंवैधानिक नहीं है इस वजह से कि आप एक्सक्लूड कर रहे हैं सेम सेक्स कपल्स को। उन्होंने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट सेम सेक्स यूनियंस को इसके एम्बिट के अंदर लाना एडवाइजेबल नहीं होगा। उन्होंने कहा राइट टू मैरी फ्लोज फ्रॉम लीगली एनफोर्सेबल कस्टमरी प्रैक्टिसेस। आपके पास राइट टू मैरिज होगा लेकिन कस्टमरी प्रैक्टिसेस के साथ वो राइट टू मैरिज आपके पास होगा। जस्टिस नरसिम्हा सेड, ही नोटेड दैट अ लीगली एनफोर्सेबल राइट टू सिविल यूनियन और लीगल स्टेटस to an abiding cohabitational relationship by queer couples, इसको हम FR के अंदर तो नहीं डाल सकते। कहा कि हम फंडामेंटल राइट्स को इसको उसके अंदर तो नहीं डाल सकते। The bench nevertheless unanimously agreed that the same-sex couples face discrimination, harassment होता है और इसके लिए एक कमेटी बनाई। Chief Justice suggested the committee should look into whether queer couples could be treated as members of the same family for the purpose of ration card, succession, maintenance, joint bank account, arrangement of last rites, access to benefits, rights and privileges, etc. Moving forward. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Mr. X and Mr. Y, a same-sex couple in a committed relationship,
wish to formalize their relationship legally. They approach the court seeking recognition and legal status for their partnership. Court faces the dilemma of granting legal recognition to their relationship under the existing laws that do not specifically allow same-sex marriages in India. In the light of the situation described in the passage, what judgment should the court pronounce regarding the legal recognition? A, the court should recognize their relationship as a civil union. B, the court should deny. C, the court should recommend to consider legal recognition through religious customary practices. D, the court should pass the issue to the legislative authorities, emphasizing the need for specific legal provisions to recognize and protect the same-sex couples. हुआ क्या? जब सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की बात आई तो कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो आप हमसे करने के लिए कह रहे हैं ये मेरी अथॉरिटी नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है रूल करने का, ये एरिया लेजिस्लेचर का है. हेंस उस एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, अगर वो चीज़ आपको याद होगी तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. Neha and Ria, same-sex couple, approached the local court seeking legal recognition of their relationship under the Special Marriage Act. Despite Supreme Court's ruling, the local court denied their request. मना कर दिया, कहा कि आपके पास constitutional provisions इतने नहीं है कि आपके इन unions को recognize करें. What would be the most suitable recourse? A, they should approach the Supreme Court directly to challenge the local court's decision. B, they should file a complaint with NHRC. C, they should accept the local court's decision. D, they could seek intervention from the local governing body for recognition. हालांकि यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शंस को देखोगे तो अवेलेबिलिटी चार ऑप्शन की है, वो चार ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट रिलायबल आंसर जो होगा वही आपको टिक करना है. तो इस कारणवश आप ये चीज जानते हो कि एक सेम सेक्स कपल है, ये लोकल कोर्ट जाते हैं लीगल रिकॉग्निशन के लिए अपने रिलेशनशिप के स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर. सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद लोकल कोर्ट डिनाई कर देता है इनकी रिक्वेस्ट को, कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का लैक है. सेम सेक्स यूनियंस को क्या मोस्ट सूटेबल रिकोर्स होगा नेहा और रिया के लिए, जैसा कि दोस्तों अभी किया गया, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या गया कि पिटिशनर्स ने क्या किया, सुप्रियो चक्रवर्ती के द्वारा क्या किया गया, एक पिटिशन फाइल किया गया और आर्टिकल 32 इस चीज को अलाउ करता है कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है तो आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. हेंस यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कंसिडरिंग सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ऑन सेम सेक्स marriages, which statement accurately reflects the court's viewpoint regarding the recognition of queer couples? queer couples के recognition से related कौन सा वो viewpoint है? देखिए, the court unanimously supports recognizing same-sex unions with legal status of marriage. B, court advocates for the inclusion of same-sex couples within the Special Marriage Act 1954. See, the court disapproves of legally enforcing civil unions or granting a legal status to abiding cohabitational relationships. D, the court endorses the amendment of the Constitution's Fundamental Rights chapter to include same-sex rights. तो बेटा यहाँ पे चार ऑप्शंस देखोगे आपको अपने आप दिख जाएगा अलग सा. ऑप्शन सी अलग सा इन द सेंस किस लिए, जो कहा कोर्ट ने, ठीक है. ना तो कोर्ट ने यहाँ कहा हम मैरिज का स्टेटस दे रहे हैं, ना तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर डाल रहे हैं, ना तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे हम FR में अमेंडमेंट कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि हम नहीं कर सकते, हेंस यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Rahul and Aniketa, same-sex couple, approach the court seeking legal recognition of their marriage. They argue that denying them the right to marry based on their sexual orientation violates their fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. What judgment should the court pronounce in Rahul and Aniket's case? अब यहाँ पे कोर्ट क्या कहेगा देखिए. The court should recognize their right to marry, ensuring equal rights for same-sex couples as heterosexual couples. B, the court should dismiss their plea as Indian laws do not permit same-sex marriages. Court should refer the matter to a higher bench. The court should allow them to register their marriages. अब यहाँ पे
आपको एक चीज पता चली है कि मतलब कोर्ट को ये पता लगा कि उनके सामने एक ऐसा मैटर आया जो सेम सेक्स मैरिजेस से रिलेटेड है, और कोई चीज मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को ये डिसाइड कर दिया कि सेम सेक्स कपल्स को हम राइट टू मैरिज का अधिकार नहीं दे रहे, और 18 अक्टूबर को एमपी हाई कोर्ट में एक केस आता है सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने के लिए। अब ऐसे में आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है आर्टिकल 141, कहता है सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स होंगे वो सारे कोर्ट्स पे, जितने भी कोर्ट्स भारत की टेरिटरी के अंदर हैं, वो उनके ऊपर क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे। हेंस इस ग्राउंड पे यहाँ पे कोर्ट इनके पिटिशन को, प्ली को डिसमिस कर सकता है और कह सकता है कि भाई इंडियन लॉज में यहाँ पे सेम सेक्स मैरिजेस को हमने परमिट नहीं किया। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Sakshi and Natasha, a lesbian couple, filed a writ petition seeking the right to solemnize their relationship legally under the Special Marriage Act 1954, which does not specifically mention the same-sex unions. They claim their right to marriage and equality are enshrined in the Indian Constitution. What judgment should the court provide in Sakshi and Natasha's case? ये एक lesbian couple है, again same type of problem arise हुई है। The court should recognize their plea and amend the Special Marriage Act. The court should dismiss their petition citing current laws do not allow. The court should direct them to seek alternative legal avenues. D. The court should refer the matter to a legislative body to draft a new law exclusively for same-sex marriages. कोर्ट के द्वारा अगर आप ऐसे मैटर्स को देखेंगे, अब हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जब देखा दोस्तों ये, अब यहाँ पे हमने कहीं पे भी ये नहीं देखा कि रिकॉग्नाइज करने की बात करी गई, रेफर द मैटर, अलाउ। अब यहाँ पे हम एक और लीगल रिकोर्स देख रहे हैं, क्या कि लेजिस्लेटिव बॉडी, जी हाँ, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हम इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते, बट देयर इज द पावर टू डिसाइड ऑन सच टॉपिक्स हैज बीन गिवन स्पेसिफिकली टू द लेजिस्लेचर। हेंस यहाँ पे क्योंकि हमें ऑप्शन में दिख रहा है तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से, क्योंकि there might not be a mention of explicitly referring the matter to a legislative body in the passage. This option reflects to the consideration that altering existing laws might not be feasible and creating new legislation specifically addressing the same-sex marriages could be an alternative. और hence मतलब अगर आप हिंदू लॉ को पूरा चेंज करिए और वहाँ पे सेम सेक्स कपल्स के बारे में राइट्स डालिए, अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट को चेंज करिए, अमेंड करिए, तो इससे बेटर है क्यों ना हम सेम सेक्स मैरिजेस, सेम सेक्स कपल्स के लिए एक अलग लॉ ले आए। तो ये ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 21 सितंबर इंडियन लेजिस्लेचर्स पास्ड फर्स्ट लेजिस्लेशन कंसिडरिंग द कंट्रीज न्यू पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में पहला जो बिल पास किया गया था वो था हमारा द विमेन रिजर्वेशन बिल 2023। द बिल विच पास्ड बोथ द हाउस of parliament almost unanimously with just 2 votes against it will ensure women occupying 33% in the legislative assemblies and in the Lok Sabha, lower house of the parliament. Jemamani Soren, a former local government representative from Odisha in India, is seen speaking on women-led development in New Delhi. Typically, achieving a critical mass of 30% representation by women in parliament is known to yield positive outcomes for women's empowerment. UN Women's India Country Representative इन्होंने भी कहा स्टेटमेंट में, साथ ही साथ at the time of the bill's passage about 14% of Lok Sabha legislature were women, while that represents India's highest proportion since its independence। सबसे ज्यादा proportion रहा है women का, 14% था। It was far below the global average of 26% or the Central or Southern Asia's average of 19%. Among the state legislative assemblies, Chhattisgarh has the highest level of women legislatures at 18%, while Himachal has just 1 women legislature and Mizoram has none. The new legislation requires in each election 33% of seats in the assemblies and Lok Sabha be assigned only for female candidates. The bill became a law after receiving the assent of President Draupadi Murmu.
द बिल पैसेज इज अ हिस्टोरिक डे, सेड आशा वाजपेयी। ठीक है, सबने अपना अपना पक्ष रखा। The law was a long time in the making. The first version of Women's Reservation Bill was introduced in 1996 and almost every administration has attempted to approve it. Bajpayee said the legislation is scheduled to come into force after India publishes its next census, the date for which has not been set. लेकिन ये जो है ये पास हो चुका है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हियर इट गोज। Considering the legal framework, which constitutional provision might be scrutinized in assessing the Women Reservation Bill's conformity with Indian Constitution? अगर मान के चलिए विमेन रिजर्वेशन बिल को चैलेंज किया जाता है और अगर उसको चैलेंज किया जाएगा, कौन सा वो आर्टिकल है जिसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा? ए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, बी आर्टिकल 14 गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 330, आर्टिकल 51A। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी 330 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और कहीं ना कहीं नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है। लेकिन 15 सब क्लॉज 3 विमेन से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड लॉ बनाने का एक मीडियम दिया गया है जहां पे सरकार चाहे तो उसका हेल्प लेके लॉज बना सकती है, लेकिन ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि भाई क्या विमेन रिजर्वेशन बिल कॉन्स्टिट्यूशन के कंफर्मिटी में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 14। क्योंकि आर्टिकल 14 जो है ये इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। विमेन रिजर्वेशन बिल क्योंकि एम करता है विमेन के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए, क्रिटिक्स यहाँ पे ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है आदमियों की, मेन के अगेंस्ट। तो ऐसे में आर्टिकल 14 का हेल्प ले सकते हैं वो लोग पिटिशंस लाने में। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, हियर राइट, हियर इट गोज। Under the purview of constitutional law, what could be a potential legal challenge to the Women Reservation Bill regarding its compliance with the fundamental rights? अब यहाँ पे पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स की अगर हम कंप्लायंस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या चैलेंज हो सकता है? A plea challenging bills infringement on right to freedom of association, a petition arguing challenge against the bill's alignment with the right to equality and non-discrimination। तो जैसे ही आएगा, अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। आर्टिकल 14 अभी अभी हम लोग ने देखा, 14-15 भी हो सकता है क्योंकि 15 में भी कहा गया है कि सेक्स के ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14-15। और अगर मैं एक बात बता दूं, अगर सरकार को वो लेना है, मतलब कहीं ना कहीं रिकोर्स लेना है, डिफेंस लेना है, तो सरकार ये कह सकती है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 के अंदर, और कई सारी डीपीएसपीज ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं विमेन डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं, और 15 सब क्लॉज 3 में तो कहा गया है कि अगर विमेन को प्रमोट करने के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए अगर कोई लॉ बनाना है तो आप बना सकते हो, एनेबलिंग प्रोविजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हियर analyzing the legal implications, what might be a constitutional argument against the Women Reservation Bill concerning its representation of minority groups। कि लीगल इम्प्लीकेशंस को अगर आप एनालाइज करिए, क्या एक आर्ग्यूमेंट होगा अगेंस्ट द विमेन रिजर्वेशन बिल उसके रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ कंटेंशन asserting that the bill's alignment with protection of linguistic minorities under article 21, highlighting the bill's disregard article 30 के अंदर, constitutional challenge questioning the bill's accommodation under article 25, plea citing violations of article 16 regarding equality of opportunity in public employment। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कैसे? जैसे कि विमेन लेजिस्लेचर्स को यहाँ पे अपॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट किया जा रहा है और इनके लिए 33% रिजर्वेशन किया जा रहा है। तो ऐसे में सेक्स के ग्राउंड पे आप हर किसी के पास बराबरी होगी और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 के अंदर पार्लियामेंट रेसिडेंस के ग्राउंड पे कर सकता है, उसके अलावा किसी चीज का मेंशन नहीं दिया गया है। अब ऐसे में अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 16 के अंदर
जब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है तो आप कैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आएगा ना वो एमपीज अगर बन रहे हैं, तो हेंस यहाँ पे कहा जा सकता है कि आर्टिकल 16 के ये वॉयलेटिव हो रहा है इन सारे ऑप्शंस में से। ठीक है, देखिए आर्टिकल 16 guarantees equality of opportunities in the matters of public employment. The Women Reservation Bill proposes to reserve 1/3 seats in the legislative bodies for women. However, opponents might argue that this reservation based on gender could potentially hinder their equal opportunity for men in seeking the reserved seats, thereby violating their rights guaranteed under Article 16. तो ये चीज पूरी तरीके से कहा जा सकता है और ये तर्क दिया जा सकता है कि भाई आपने हमें राइट दी आर्टिकल 16 के अंदर, तो अब ये राइट कैसे हमसे छीनी जा रही है और विमेन को ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है कहीं ना कहीं वॉयलेटिव कहा जा सकता है। लेकिन एज सच मुझे लगता नहीं है दोस्तों ऐसे कोई बात निकल के आएगी। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिएगा। कंसिडरिंग लीगल प्रेसिडेंट, व्हाट comparative legal analysis could be drawn between women reservation bill and landmark judicial decision? अब एक चीज तो क्लियर है, देखिए बिल को हम ये देखेंगे कि भाई कौन से प्रावधान जो हैं वो बिल के अगेंस्ट हो रहे हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को एग्जामिन कर लेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कौन से लैंडमार्क जजमेंट है जो कहीं ना कहीं drawn between women reservation in India and landmark judicial decisions concerning affirmative action globally. तो A, assessing principles of substantive equality and reasonable classification within affirmative action laws. तो action laws, affirmative action laws का मतलब क्या है कि अगर कुछ ऐसे laws present है जो कहीं ना कहीं कुछ particular group को affirmative यानी कि उनको uplift करने के लिए बनाए गए, affirmative law है। Analyzing judicial interpretations of constitution provisions related to women's right in various jurisdiction, evaluating interpretation, comparing legality of gender quotas। तो यहाँ पे जो correct answer होगा वो A होगा। Affirmative action laws globally, including those related to gender-based reservation in political representation, often revolve around the principles of substantive equality. हम equality करेंगे और reasonable classification कर सकते हैं, और यही चीज आर्टिकल 14 में भी दी गई है। क्लास लेजिस्लेशन नहीं होगा लेकिन हम रीजनेबली लोगों को निकाल सकते हैं, ग्रुप्स को निकाल सकते हैं और उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं, है ना। ये चीज तो मेंशन है आर्टिकल 14 के अंदर भी। तो कोर्ट्स विद वेरियस जुरिस्डिक्शन हैव एग्जामिन्ड वेदर अफर्मेटिव एक्शन मेजर्स आर इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स और नॉट। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। In the context of legal principles, how might the Women Reservation Bill impact the interpretation of electoral laws and doctrine of separation of power, expanding the scope of judicial review in electoral disputes, challenging the separation of power, restriction legislative autonomy, enhancing executive control? इन चारों में से क्या लग रहा है आपको कि अगर लीगल प्रिंसिपल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए विमेन रिजर्वेशन बिल कैसे इंपैक्ट करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्टोरल लॉज? तो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का स्कोप जो है वो एक्सपैंड होता है इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स में जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन के मामलों में देखने के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है एक्सपैंड कर दिया जाता है जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को। देखिए, because the Women Reservation Bill, which proposes to reserve 1/3 seats in the legislative bodies for women, could potentially lead to an expansion of the scope of judicial review in electoral disputes. This bill fundamentally alters the composition of elected bodies and introduces gender-based quotas, raising the possibility of legal challenges and disputes. चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट पैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ फ्यू मेंबर्स ऑफ हिज लीगल टीम, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे adjourned Telugu Desam Party chief Chandrababu Naidu's bail plea to October 19. Earlier, Andhra Pradesh government on Friday assured Supreme Court that former Chief Minister Chandrababu Naidu will not be arrested till October 18th in FiberNet scam case। बहुत बड़ा केस है, इसके बारे में आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग लीगल एप्लीकेशन देखने वाले हैं इसका। A bench of Justices Aniruddha Bose and Bela M. Trivedi also issued notice to government on the plea of Naidu's challenging the Andhra Pradesh High Court order denying him anticipatory bail.
The top court was hearing Naidu's special leave petition against an order of Andhra Pradesh High Court refusing to grant him anticipatory bail earlier this week. The bench is also seized of another. ये सारे चीजें हैं जो आपके न्यूज में भी आपको देखने को मिल जाएंगी. इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट ये है कि नायडू इस टाइम पे जुडिशियल कस्टडी में है और एक प्रोटेस्ट भी बेसिकली किया है कि इनका अरेस्ट क्यों किया गया है. ये सारी चीजें चल रही हैं. क्वेश्चन हमारा क्या है? मेन क्वेश्चन पे हमारा फोकस होना चाहिए. देखिए, बेल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस, दोस्तों बेल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं. ठीक है. इन अ केस इन्वॉल्विंग एलिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड अक्यूज्ड इंडिविजुअल पिटिशंस फॉर बेल, कि हमें बेल दे दी जाए. जो डिफेंडेंट है उसके पास सब्सटैंशियल एविडेंस है अपनी इनोसेंस को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इसका जो केस है वो हाई रैंकिंग क्रिमिनल्स के साथ जो है वो रिलेटेड है. अब क्या डिसाइड किया जाएगा? क्या कोर्ट डिनाई कर सकती है बेल ऑन दी डिफेंडेंट्स एसोसिएशन? क्या बेल डिनाई करी जा सकती है? ग्रांट बेल ड्यू टू सब्सटैंशियल एविडेंस, इम्पोज स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस, बैलेंसिंग द रिस्क, डिले बेल डिसीजन. अब ध्यान दीजिएगा, आप अगर मान के चलिए जज है, आपके सामने एक बेल प्ली आई है और कोई ऐसा क्रिमिनल है जिसका जो चार्ट निकल के आ रहा है, यानी कि जो प्रीवियस हिस्ट्री निकल के आ रही है, वो तो क्लियरली ये बता रही है कि भाई उसके द्वारा ये ऑफेंस शायद उसके इनोसेंस को क्लेम कर रही है. लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें कि उसकी इनोसेंस तो निकल के आ रही है लेकिन उसका अफिलिएशन बहुत सारे हाई क्रिमिनल्स के साथ है. अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए, कोर्ट डिनाई नहीं करेगी, क्योंकि जहां पे देखिए क्रिमिनल के तरफदारी करती है जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, इट इज क्रिमिनल ओरिएंटेड, अक्यूज्ड ओरिएंटेड, हमारी सीआरपीसी आईपीसी सब. तो पहली बात तो ये, अगर इनोसेंस कहीं से भी निकल के आ रही है उसको डिनाई नहीं किया जाएगा. दूसरी चीज ये है कि ग्रांट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका अफिलिएशन इतने सीरियस क्रिमिनल्स के साथ है. क्या करोगे आप? इंड्यूसमेंट, थ्रेट, क्या क्या कर सकते हो. तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम बेल तो ग्रांट कर दे, हम दोस्तों बेल तो ग्रांट कर दे, लेकिन सीरियस कंडीशंस जो हैं, सीरियस कंडीशंस बेल के ऊपर लगा के इनको जो है बेल ग्रांट करें. तो ये हमारे पास ऑप्शन जरूर है. तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ डिफेंडेंट चार्ज विद अ नॉन वायलेंट फाइनेंशियल क्राइम इज सीकिंग बेल. नॉन वायलेंट फाइनेंशियल क्राइम, द इंडिविजुअल हैज अ हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. कई सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज उसको रहे हैं, पास्ट में हिस्ट्री रही है. एंड पोजेज नो फ्लाइट रिस्क, कोई ऐसा रिस्क निकल के नहीं आता. हाउएवर, इन इफ ग्रांटेड बेल, अगर बेल ग्रांट करी जाती है, डिफेंडेंट माइट लैक एक्सेस टू प्रॉपर मेंटल केयर इम्पैक्टिंग द केस. प्रॉपर मेंटल केयर जो है उसको नहीं मिलेगी अगर उसको यहाँ पे ग्रांट कर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये उसके केस को इम्पैक्ट कर सकता है. ठीक है. अब क्या करेगा कोर्ट? ऐसे में डिस्कस कहा गया है. देखिए, ग्रांट बेल कंसिडरिंग मेंटल हेल्थ नीड्स डिस्पाइट पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द केस, डिनाई बेल ड्यू टू मेंटल हेल्थ, ग्रांट बेल विद स्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, रेफर द डिफेंडेंट टू स्पेशलाइज मेंटल हेल्थ. यहाँ पे बेल जो है ग्रांट कर दी जाएगी, क्योंकि रीजन ऐसा नहीं है कि वो क्रिमिनल्स के साथ उसका अफिलिएशन है. ठीक है, वो बाद में आएगा तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये प्रायोरिटाइज करता है डिफेंडेंट्स की मेंटल हेल्थ नीड्स को और एक्नॉलेज करता है असेस टू प्रॉपर मेंटल हेल्थ. हाउएवर, ग्रांटिंग बेल solely based on mental health concerns without addressing potential impacts on the case might raise concern about the integrity of the legal process. तो यहाँ पे एक चीज शायद हमने मिस आउट करी है. जस्ट अ सेकेंड, राइट हियर. A defendant charged with non-violent financial crime is seeking bail. It has a history of mental health issues and poses no flight risk. However, अगर हम बेल ग्रांट कर रहे हैं, उसको मेंटल हेल्थ का एक्सेस बंद हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसके केस को इम्पैक्ट करेगा. अब यहाँ पे क्या ग्रांट करी जाएगी बेल? जी हाँ, बेल ग्रांट करी जा सकती है इस ग्राउंड पे कि मेंटल हेल्थ जो है वो भले ही इम्पैक्ट होए केस के ऊपर, लेकिन मेंटल हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, और भले ही केस मतलब एज सच ऐसा नहीं है कि केस को बनाया नहीं जा सकता बाद में. तो बेल जो है वो ग्रांट करी जा सकती है एज पर द आंसर, क्योंकि इट प्रायोरिटाइज डिफेंडेंट्स मेंटल हेल्थ नीड्स एंड एक्नॉलेजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर मेंटल हेल्थ केयर. चलिए आगे आ जाइए. इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में भी एक बार देखेंगे, अभी हम लोग फ्लो को नहीं तोड़ेंगे, इसको आगे भी देखेंगे. क्या मतलब कुछ तो आई थिंक टकरा रहा है.
इसको देखेंगे। चलिए आगे देखिए, इन अ हाई स्टेक्स केस इन्वॉल्विंग एक्यूजेशंस ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का केस यहाँ पे इन्वॉल्व है। द अक्यूज सीक्स बेल बट हैज डुअल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप डुअल है भाई, and access to significant financial resources. Granting bail might lead to cooperation and intelligence sharing, but also poses a severe flight risk. काफी रिस्क है, तो क्या डिनाई किया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा, स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई जाएंगी, डिले किया जाएगा। यहाँ पे यूजुअली बहुत सारे ऐसे केसेस में कोर्ट के द्वारा बेल कंडीशंस के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे कि भाई आप देश से बाहर नहीं जा सकते, हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकते, जब हम बुलाएंगे आप आओगे, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा आपको जब बुलाना होगा हम बुलाएंगे, ये सारी चीजें आप इम्पोज कर सकते हो। तो हेंस यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आइए, an accused individual facing severe charges but with a history of attending court proceedings diligently requests bail। आता था हमेशा। The defendant offers to surrender his passport also देने के लिए agree कर रहा है, offers to surrender their passport but has ties to a community with high incidence of witness tampering, decide whether the bail should be granted। बड़े बड़े चार्जेस लगाए गए लेकिन हिस्ट्री है अटेंडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स डिलीजेंटली, रिक्वेस्ट बेल। अब एक चीज निकल के आ रही है, देखिए दोस्तों, क्या विटनेस टैंपरिंग, वो किसी ऐसे कम्युनिटी के साथ इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है जो विटनेस टैंपरिंग में बड़ी आगे है। क्या बेल ग्रांट करी जाएगी, डिनाई करी जाएगी, ग्रांट करी जाएगी कंडीशंस के साथ, या यहाँ पे डिले करी जाएगी? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे डिनाई करी जाएगी, क्योंकि आपका रिस्क है और कहीं ना कहीं कंप्लायंस हो ना हो हमें उससे मतलब नहीं है। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस ऑप्शन फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ विटनेस टैंपरिंग व्हिच कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द लीगल प्रोसेस। तो ये चीज बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ केस इन्वॉल्विंग अ व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम्स कौन से होते हैं? जैसे कि डॉक्टर्स जो क्राइम करते हैं, लीगल जो आपके एडवाइजर्स होते हैं जो क्राइम करते हैं, प्रैक्टिस के अंदर जो लोग हैं वो क्राइम करते हैं, टीचर्स के द्वारा जो क्राइम किया जाता है, यानी कि ऊपर ऊपर से तो सही लगता है, व्हाइट कॉलर क्राइम होता है वो, यानी कि आप अपनी उस अच्छी पोस्ट के अंदर क्या हीनियस क्राइम्स करते हो उनको यहाँ पे कहा जाता है प्रोफेशनल्स के द्वारा जो क्राइम किया जाता है। तो डिफेंडेंट विद सब्सटैंशियल वेल्थ, बहुत पैसा है और इंटरनेशनल कनेक्शंस भी बहुत हैं, बेल मांग रहे हैं। द अक्यूज इंडिविजुअल हैज़ नो प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के साथ जो लीगल प्रोसेसेस को मैनिपुलेट करते हैं उनके साथ इनका अफिलिएशन है। द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट द डिफेंडेंट्स पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस विटनेसेस एंड ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस। कहते हैं कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर इनको बंद करो क्योंकि ये इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है लोगों के साथ। The defense asserts that the defendant's wealth and connections are irrelevant. डिफेंस कह रहा है कि भाई ऐसा कोई मतलब नहीं है हमें उसके साथ। देखिए, yes the bail must be granted based on the defendant's clean record. No, the bail must be denied due to concerns about witness tampering and obstruction of justice regarding the defendant's clean record. Disregarding. See, the bail must be granted with strict conditions. No, the bail must be denied. बेटा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ पे डिनाई करी जाएगी क्योंकि भैया इतना विटनेस टैंपरिंग है, हम क्या करेंगे आपके क्लीन रिकॉर्ड के साथ, ऐसे में बिल्कुल डिनाई करी जा सकती है। चलिए आगे आ जाइए, पैसेज देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड October 1st एज द डेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अमेंडेड GST लॉ प्रोविजन फॉर टैक्सिंग ई गेमिंग कसिनोज। एक सेकेंड, ई गेमिंग कसिनोज एंड हॉर्स रेसिंग चेंज किया। According to changes the Central GST Act, these supplies will henceforth be treated as actionable claims similar to lottery, betting and gambling, subject to 28% GST on full face value of bets. Amendment integrated the amendments to IGST, that is the Integrated Goods and Services Tax, makes it mandatory for the offshore online gaming platforms to take registration in India and pay taxes in accordance with domestic law. कहा कि भैया आपको सारे जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करना पड़ेगा। इन इट्स मीटिंग इन जुलाई एंड अगस्त द GST काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे कहा आपके ऊपर 28% जो है टैक्स लगाया जाएगा। पार्लियामेंट ने लास्ट मंथ
अमेंडमेंट्स पास किए सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी लॉस, इसको इफेक्ट में लाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज नाउ नोटिफाइड October 1st will be approval appointed date for implementation of these प्रावधान in provisions का. GST Council in its meeting in August has decided that the amended provisions to classify the supplies as actionable claims की तरह इनको मानेंगे और clarify करेंगे taxation provisions को. चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. An offshore online gaming platform operating predominantly in India offers a diverse range of skill-based games involving stakes and prizes. आप आजकल जानते हो गेमिंग में बड़ा पैसा है, तभी 28% जीएसटी लगाने की बात करी गई और कहा है ये एक्शनेबल क्लेम हम मानेंगे. बहुत पैसा है और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं. आई डोंट नो यूट्यूब पे जो है लाइव खेलते हैं गेम्स, कैसे कमा रहे हैं नहीं पता, लेकिन बहुत कमा रहे हैं. In compliance with the Finance Ministry's amended GST regulations effective from October 1st, the platform seeks clarity on the application of GST to various gaming sites. Question यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि each type of game operates under different mechanism and revenue models. Which of the following statements accurately describes the GST implications for the offshore on gaming platform considering the amended GST laws? चलिए आई अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. Skill-based games are exempted from GST. Skill-based games are subject to 18%. All 3 types of games, skill-based, chance-based, free to play with in-game purchases are subject to uniform 28%. तो 28% तो हमें पता था, hence यहाँ पे C ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा. कैसे देखिए, न्यू डेवलपमेंट as mentioned in the passage detailing classification of these activities as actionable claims और 28% GST हम लगाएंगे. आगे आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको मेरी आवाज़ जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक मेकअप आर्टिस्ट हैं उनकी तरह नहीं लग रही? हेलो गाइस, आप लोग ऐसा कर सकते हैं, बताइएगा. मजाक कर रही हूँ, डोंट माइंड. चलिए, अ कंपनी परचेज्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन used solely for research and development purposes. The machine is not intended for sale or commercial use, but it is integral to the company's innovation initiatives. बहुत integral, बड़ा important है. Would these purchase be eligible for input tax credit under GST? Input tax credit के लिए eligible होगी, ये पूछा जा रहा है. अब मशीन से related question है, अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे. Yes, no. Yes, as long as machine is exclusively used. Since machine is not directly related to. Yes, but only if the company can demonstrate a direct link. No ITC यानी कि input tax credit cannot be claimed for machines used for research and development. अब देखिए D करेक्ट है क्योंकि बता रहा है क्यों, क्योंकि GST लॉस के अंदर input tax credit allows, इसके अंदर businesses को अलाउ किया जाता है कि वो क्रेडिट ले सकते हैं for the taxes paid on their inputs. रॉ मटीरियल्स पे जो उन्होंने टैक्सेस पे करे हैं वहां पे इनको बेसिकली क्रेडिट मिलता है अगेंस्ट दैट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी. जो उन्होंने खर्चा किया है टैक्स कलेक्ट करें सेल्स के ऊपर, उसके ऊपर ये कर सकते हैं. हाउएवर कुछ कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको इनएलिजिबल किया जाएगा, इंक्लूडिंग दोज फॉर एक्टिविटीज दैट आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू टैक्सेबल सप्लाईज ए बिजनेस. In case of specialized machine purchase exclusively for research and development purpose, direct link to the production or supply of the taxable goods might be absent. तो GST laws primarily focus करता है ITC उन goods are utilized in the course of furtherance of business activities. तो यहाँ पे इसीलिए उनको include किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये actually ये qualify नहीं करते for input tax credit. चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट देखिए, इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. चलिए क्वेश्चन देखिए. अ ट्रेडर इंपोर्ट्स स्पेशलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर लाइफ सेविंग सर्जरीज. क्या यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल किया जाएगा इनके इंपोर्ट पे, इन मेडिकल डिवाइसेस के इंपोर्ट पे? क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यस, एज जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल इंपोर्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर. क्योंकि जीएसटी के अंदर import of goods is generally subject to GST. When goods are imported into the country, they are treated as taxable supplies, and GST is levied on the import of, including customs duties, landing charges and other taxes
और यहाँ पे करा जाएगा रिगार्डिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट यूज फॉर लाइफ सेविंग ऑल्दो दीज मेडिकल सर्व क्रिटिकल हेल्थ केयर दे आर नॉट ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्टेड, ये एग्जेम्प्टेड नहीं होती है, हेंस इन पे भी लागू किया जाएगा। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए। A software development company offers customized software solutions to clients. The company outsources parts of development work to freelancer based in another country. Would the payment made to the overseas freelancer, क्या यहाँ पे subject to GST होगा? देखिए, yes, as the payment is for services procured from outside India is taxable under your reverse charge mechanism. No, as the service is provided by a freelancer, not a registered entity. See, yes, but only if the services provided by the freelancer exceed a certain threshold amount. D, no payments made to the overseas freelancers for services rendered are exempted. यहाँ पे आप देखोगे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। कैसे? देखिए ऐसे, जीएसटी लॉस के अंदर सर्विसेज जो बाहर से ले रहे हो आप उनको ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? The reverse charge mechanism applies to the services received from a person located outside India by a recipient in India. In this scenario, क्योंकि यहाँ पे आपने लिया है, hence यहाँ पे बिल्कुल चार्ज किया जाएगा। आगे देखिए, an art gallery engaged in selling paintings and sculptures of renowned artists decides to organize an auction of these artworks. Would the proceeds from auction be liable for GST? A, yes, as the auction involves the sale of goods and is subject to GST. B, no, since the auction involves the sale of artistic creations and is exempted from GST. C, yes, but the GST will be applicable only in commission earned by the art gallery. D, no, auction proceeds are considered cultural activities, hence इनको exempt किया जाएगा बिल्कुल। और ये यहाँ पे इनके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा बेटा, आर्ट गैलरी में नहीं लगाया जाएगा। क्यों? इतना महंगा महंगा सामान होता है, इनके ऊपर तो जरूर लगाया जाएगा। काहे को छोड़ा जाएगा बेटा? देखिए, अंडर जीएसटी इन इंडिया प्रोसीड्स फ्रॉम ऑक्शंस इन्वॉल्विंग सेल ऑफ गुड्स आर जनरली लायबल फॉर जीएसटी। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शंस द कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर दोज गुड्स आर कंसिडर्ड अ टैक्सेबल सप्लाई एंड सब्जेक्ट टू जीएसटी लॉस। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों, तो हेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। आगे आइए, क्वेश्चन देखिए, पैसेज। द बेंच ऑफ सीटी रवि कुमार एंड संजय कुमार, Justice Sanjay Kumar was posed with a question as to whether a second petition is maintainable under section 482 CRPC। यहाँ पे inherent power की बात करता है, inherent power की बात करता है, और इस पावर के अंदर क्या क्या किया जा सकता है। सीआरपी ऑन द ग्राउंड्स दैट क्या इसमें एक बार पिटिशन अगर आपने फाइल कर दी, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कि अगर एक बार आपने पिटिशन फाइल कर दी, क्या फिर से आप पिटिशन सेकंड पिटिशन जो है क्या वो फाइल कर सकते हैं या नहीं। डिसाइडिंग द सेम द कोर्ट हेल्ड दैट दो देयर कैन बी नो ब्लैंकेट रूल दैट अ सेकंड पिटिशन अंडर सेक्शन 482 could not lie in any situation and it would depend upon the facts and circumstances. It is not open, यहाँ पे हम अलाउ नहीं करते, it is not open to a person aggrieved to raise one plea after the other by invoking the jurisdiction of High Court under section 482. Though all such pleas are very much available even at the first instance in the exercise of the power under section 197 CRPC and 19 of the Prevention of Corruption Act, by order dated 2013 का मामला था, the government of Uttar Pradesh accorded a sanction to prosecute the petitioner for the offences alleged under section 409 और 420, 467, 471 IPC, section 7 and 13 of the Act of 1988, that is the Prevention of Corruption Act, and any other offences relating thereto. In the year 2022, that the petitioner felt inspired to file a second petition under section 482, seeking to quash the charge sheet, cognizance order, proceedings in the case. However, this petition was dismissed by the High Court. कहा कि यहाँ पे आपको हम इतना नहीं अलाउ कर रहे कि एक बार आए फिर आप दूसरी बार आए वन बाय वन, ठीक है। And as he had not felt aggrieved by the charge sheet or the order when he had filed the first petition, the High Court concluded that the subsequent petition challenging the same would not be maintainable and dismissed the application. It is against this order that the petitioner approached this court by the way of present case. The petitioner hence approached the Supreme Court against the dismissal order. Supreme Court गए, फिर क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपील में गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड that in the case on hand, the filing of charge sheet and cognizance thereof by the court concerned were well before the filing of the first petition under section 482 CRPC, wherein challenge was made only to sanction order. Hence, petitioner was not at liberty to again invoke the inherent jurisdiction of the High Court in relation to the charge sheet and cognizance order at a later point of time. Refusing to interfere with the impugned order passed by the Allahabad High Court, Supreme Court observed, permitting the filing of successive petitions under section 482 CRPC, ignoring this principle would enable ingenious accused to effectively stall the proceeding against him to suit his own interest and convenience by filing one petition after another under section 482 CRPC, irrespective of when the cause therefore arose. 2013 का मामला है. अब आप कह रहे हो कि भाई फिर से मेरा मामला देखा जाए, फिर से इन्वोक करवा रहे हो, तो ये तो सेक्शन 482 CRPC के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा. लेकिन दोस्तों एक चीज ये है कि सेक्शन 482 CRPC अलग प्रोविजंस देता है, डिफरेंट प्रोविजन है. क्या कहता है देखिए, मैं आपको बताती हूँ. सेक्शन 482 CRPC कहता है नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ दिस कोड, यानी कि हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स, कोई भी ऐसा ऑर्डर कर सकता है हाई कोर्ट, एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू दिस कोड, या फिर टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस. किसी ऐसे कार्य की वजह से हम अगर इसको इन्वॉल्व कर ले रहे हैं तो हमारे कोर्ट का जो प्रोसेस है वो अब्यूज होगा. और अदरवाइज टू सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस, कोई भी ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया. चलिए आगे देखिए. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. In a legal matter involving an accused individual facing charges against so and so IPC, section so and so of PC Act, a petitioner filed a petition under section 482 CRPC, challenging the sanction order in 2015. High Court dismissed this initial petition, highlighting that the charge sheet and the order of cognizance were not contested at the time. Subsequently, in 2022, the petitioner filed a second petition, section 482 में, कि क्वॉश कर दीजिए आप वो पुरानी वाली चार्जशीट को हाई कोर्ट. अच्छा, ऐसे में रेस जुडिकाटा भी टकराता है भाई. एक बार डिसाइड कर दिया, आप क्या चाह रहे हो. रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 CPC भी टकराता है. हाई कोर्ट डिसमिस दिस सब्सिक्वेंट पिटिशन एंड पिटिशनर अपील्ड दिस डिसमिसल टू द सुप्रीम कोर्ट. व्हाट वुड द सुप्रीम कोर्ट डू इन सच सर्कमस्टांसेस? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा बताइए. करेक्ट आंसर क्या होगा? Uphold the High Court's decision, grant special leave to appeal and review High Court's decision. कर सकता है, लेकिन इन मामलों में ये डिसमिस करेगा पिटिशनर, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करेगा और कहेगा कि भाई सक्सेसिव पिटिशंस लेके आएंगे सेक्शन 482 के अंदर. ये हम यहाँ पे, ये मेरा मैकेनिज्म नहीं है. मैकेनिज्म टू रेक्टिफाई स्ट्रैटेजिक एरर्स और रिविजिट इश्यूज दैट वर नॉट कॉन्टेस्टेड एट द अर्लियर स्टेज ऑफ लिटिगेशन. जब 2013 में ऑर्डर कर दिया था तब आपने क्यों नहीं बोला? सबसे बड़ी बात तो ये है. तो हेंस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, डिसमिस कर सकता है. आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. In a legal matter concerning accused individual in Uttar Pradesh, a series of petitions were filed invoking section 482 CRPC. डिफरेंट स्टेजेस पे. अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है कि जितना भी सीक्वेंस हुआ, यहाँ पे जो भी डिसमिसल्स हुए पिटिशन के इन द केस प्रेजेंटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स best captures the intricate legal considerations and implications involved in successive petitions. अगर बार बार petitions कर रहे हैं तो क्या implications हो सकते हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है. ठीक है. The dismissal of petitioner's petition underscored judiciary's inclination towards stringent adherence to procedural prerequisites and emphasizing the need for litigants to comprehensively address all legal grounds. B. High Court's dismissal of second petition reinforces, ध्यान दीजिएगा, क्या? Principle that successive petitions under 482 should not serve as a tool to rectify strategic और tactical mistakes made in earlier stages.
अब हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ डिलिजेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए पिटिशनर की, कि भाई बैठे थे, सो रहे थे क्या, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द केस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी कहता है डिसमिसल ऑफ पिटिशनर्स पिटिशन हाईलाइट अ क्रूशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अक्यूज्ड। The sequential dismissal of petitions exemplify the judiciary's emphasis on upholding the sanctity of finality in legal proceedings. तो अगर आप देखोगे तो ये जो पैसेज से ही लिया गया सेंटेंस जो अभी हम लोग ने, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हाई कोर्ट डिसमिस द सब्सिक्वेंट पिटिशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिस्टर वाइज लीगल सिचुएशन। देखिए क्या है, लीगल मैटर कंसर्निंग alleged financial misconduct and corruption charges against section 409, 420, 467, 471 of the Indian Penal Code, ठीक है। और पीसी एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस अट्रैक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे मिस्टर वाई, एक इंडिविजुअल फ्रॉम यूपी, फाइल्ड अ पिटिशन अंडर सेक्शन 482 challenging the sanction order for prosecution by Uttar Pradesh government. The High Court dismissed the initial petition, पहले मना कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। Highlighting Mr. White did not contest the charge sheet or the order when the first filing petition, जब पहले कहा गया तब आपने चैलेंज क्यों नहीं किया। Subsequently 2023 में Why filed second petition। अब हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिस्टर वाइज लीगल सिचुएशन एंड डिसमिसल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा करेक्ट होगा ये पूछा गया है यहाँ। देखिए, the dismissal of Y's second petition by High Court despite new grounds presented underscore the judiciary's reluctance to entertaining repetitive challenges, indicating a judicial preference for resolving issues at the initial stage। तो शुरुआत में जुडिशरी चाह रही है कि आप शुरुआत में जो भी इश्यूज है rather than allowing multiple litigation for the same cause। और कहीं ना कहीं आपने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा दोनों ही मना करते हैं इस चीज को, सेक्शन 10-11 ऑफ सीपीसी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे आ जाइए, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी देखिए कह रहा है कोर्ट स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज रादर देन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ मेरिट्स, नहीं ऐसा नहीं है। डिस्पाइट हाई कोर्ट्स डिसमिसल माइट बी कॉन्स्टिट्यूट एन अटेम्प्ट टू एग्जॉस्ट ऑल अवेलेबल लीगल रेमेडीज स्ट्रेटेजिकली, नहीं। कुड पोटेंशियली हिंडर द अक्यूज्ड राइट टू फेयर ट्रायल, ऐसा नहीं है। ये सही किया कोर्ट के द्वारा जो एक्शन लिया गया सही लिया गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एज मिस्टर जेड्स लीगल एडवाइजर कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द केस एंड प्रीवियस डिसमिसल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल रिस्क के बारे में पूछा गया है। बेनिफिट्स इन परस्यूइंग अ थर्ड पिटिशन, सेक्शन 482 में थर्ड पिटिशन, सेकंड पिटिशन फाइल किया मिस्टर जेड ने अंडर 482 सीकिंग टू क्वॉश द चार्ज शीट। हाई कोर्ट डिसमिस द सब्सिक्वेंट पिटिशन एंड मिस्टर जेड अपील्ड दिस डिसमिसल टू द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो पिटाई हो जाएगी। फाइलिंग द थर्ड पिटिशन कुड पोटेंशियली रेक्टिफाई प्रीवियस प्रोसीजरल शॉर्टकमिंग्स। परस्यूइंग द थर्ड पिटिशन माइट फर्दर प्रोलॉन्ग द लीगल प्रोसीडिंग रिस्किंग जुडिशियल डिसफेवर ड्यू टू रिपीटेड चैलेंज वाइल ऑफरिंग नो सब्सटेंशियल। आपके काम के अलावा और कोई काम तो बचा नहीं जुडिशरी के पास, यहाँ पे मना किया जाएगा, ठीक है। इनिशिएटिंग अ थर्ड पिटिशन कुड बी टैक्टिकल मैनेवर टू एग्जॉस्ट ऑल लीगल रेमेडीज, नहीं। ऑफ प्रीवियस पिटिशन एंड करंट लीगल ग्राउंड्स फाइलिंग अ थर्ड पिटिशन माइट सर्व एज एन एडिशनल एवेन्यू, ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राइट। अब यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं जो यहाँ पे चार्जेस लगाए गए। पिटिशनर ने एक पिटिशन फाइल किया 482 के अंदर, हाई कोर्ट डिसमिस्ड। अब क्या पॉसिबल रीजन होगा डिसमिस करने का, ये पूछा गया है, बस कुछ नहीं पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया है। देखिए हाई कोर्ट डिसमिसल माइट स्टेम फॉर द पिटिशनर्स फेलियर टू रेज स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स इन सेकंड पिटिशन दैट वर नॉट एड्रेस्ड इन द फर्स्ट। High Court might have dismissed the petition due to petitioner's inability to demonstrate a fundamental change in the circumstances. The High Court's dismissal could be attributed to procedural limitations where the petitioner's second petition was seen as an attempt to relitigate matters
already decided upon in the initial petition, thus in violating the principle. देखिए सी ऑप्शन यही कह रहा है. The High Court dismissed the second because it was perceived as an attempt to relitigate issues जो पहले हमने एड्रेस कर दिए हैं इनिशियल पिटिशन के अंदर, तो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. हेंस जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पैसेज की ओर बढ़ा जाए. सुप्रीम कोर्ट अ हिस्टोरिक होप फॉर द नेशंस क्रिप्टो करेंसी बड़ा न्यूज में है और उसी से रिलेटेड ये पैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर है. टर्न्ड अवे अ पिटिशन दैट sought to direct the government and मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने relevant authorities to frame guidelines for regulating the trading and mining of cryptocurrency. The public interest litigation by Manu Prashant Vig against the Union of India, which also asked for a direction for prosecution of cases involving digital assets, was denied. Though the petition is under Article 32, it is evident that the real purpose is to seek bail in proceedings. कहा कि आप बेल लेना चाह रहे हो which are pending against the petitioner. We are unable to subscribe to this court of action. मना करा. Course of action. Article 32 allows the individual directly to approach the highest court to protect the fundamental rights. अब विक कौन है? डायरेक्टर है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड, द एंटिटी purportedly behind tokens limited, a centralized cryptocurrency exchange. ये जुडिशियल कस्टडी के अंदर है. विग जो है अक्यूज्ड ऑफ इंड्यूसिंग पीपल, लोगों को इंड्यूस कर रहे थे कि आप आइए और हमारी स्कीम में पैसा डालिए. बहुत हो रहा है बेटा आजकल, बहुत हो रहा है ना. 1 का 4, 1 का 3, बहुत हो रहा है. In a case filed by Economic Offence Wing of Delhi Police, according to Bar and Bench, a domestic news platform covering India's courts, more than 130 victims have alleged that they were defrauded. Fraud किया गया. Earlier this year, Vig's wife also filed and won anticipatory bail from court as investigation team sought to question her. बच गई है. In 2020, Supreme Court overturned a 2018 notice from India's central bank, which effectively banned banks from supporting or engaging in crypto transaction. आप जानते हो, giving life to industry. But in 2022, India introduced stiff taxes, which the industry saw as shadow ban लगाया. Payment processors cut off local crypto exchanges, or government undertook enforcement action against at least 10 crypto exchanges. Action लिया सरकार ने, leaving them to fight for survival. Why should the Supreme Court look into it? कोर्ट ने कहा. However, according to the order, India's top court gave Vig the liberty to move appropriate court for grant of regular bail because relief concerned is more in nature of legislative direction. ठीक है, आप देखिए, इंडिया में courts have no authority to direct the legislature to frame a law. कोर्ट के लॉ लेजिस्लेशन बनाने का यानी कि लॉ बनाने का पावर जो है कोर्ट्स के पास नहीं है. Even though there are rare cases where the Supreme Court has challenged this separation of power, यानी कि there is a separation of power जहाँ पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये तीनों जो है अपनी अलग अलग पावर को एक्सरसाइज करेंगे और कोई भी एक दूसरे की पावर में इंटरफेयर नहीं करेगा. समझ में आया? Yet India's government has previously told the Supreme Court that only the parliament can frame or enact a law. सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ को फ्रेम कर सकती है, इनैक्ट कर सकती है. India's position on crypto game came under increased scrutiny सितंबर 2023 के बाद, जब when it pushed the G20 during this presidency to accept a global guidelines for crypto. G20 में कहा गया कि भाई क्रिप्टो करेंसीज पे ग्लोबल गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो किया जाएगा. For crypto without having its own legislation in place, India has a crypto bill in cold storage 2021 से, लेकिन ये इंडिकेट नहीं किया, but did indicate it will decide its position in coming months. करेंगे लेकिन टाइम डिसाइड नहीं किया कब होगा. India has seen a spate of crypto scams in the past few months, leading to increased action from the authorities. चलिए आगे आइए. अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे. पहला हम लोग
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक्स द डायरेक्टर ऑफ ब्लू फॉक्स filed a public interest litigation, PIL फाइल करी seeking regulatory guidelines for cryptocurrency in India. Meanwhile, X's wife received anticipated bail as a part of investigation involving allegations for fraudulent schemes. What was the primary reason Supreme Court कि भाई आपके petition को deny किया जाए? A, the court deemed the petition unconstitutional under Article 32 due to its real purpose being bail seeking in pending cases against the petitioner. दूसरा देखिए, court found its insufficient evidence to substantiate X's claim in the petition. Court concluded regulating cryptocurrencies fell outside its jurisdiction. ऐसा तो नहीं है. Court dismissed the petition based on its belief that cryptocurrencies should remain unregulated. बेटा A ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. कहा कि रियल पर्पस जो है आपका वो बेल सीकिंग है पेंडिंग केसेस में, हेंस यहाँ पे हम अलाउ नहीं करेंगे. चलिए आगे देखिए. एक्स डायरेक्टर ऑफ ब्लू फॉक्स लिंक टू टोकन्स, एक्यूजेशंस लगाए गए इनके ऊपर फ्रॉडलेंट स्कीम से रिलेटेड. सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया है इनके पिटिशन को. तो यहाँ पे क्लियरली पूछा गया है क्या एक्स को लाइबल ठहराया जाएगा जो एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए गए हैं टोकन्स लिमिटेड से रिलेटेड. ए यस, एक्स कुड बी हेल्ड लाइबल फॉर इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉडलेंट स्कीम्स टाइड टू टोकन्स लिमिटेड ड्यू टू हिज रोल एज अ डायरेक्टर. तो यहाँ पे अब ये तो नहीं प्रूव करवाया जाएगा अनअवेयर, क्लियरली आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है बात? इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक्स डायरेक्टर एट ब्लू फॉक्स मोशन लिमिटेड. अब यहां पे पूछा ये जा रहा है बेसिकली, कुड द डिनायल ऑफ द पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया, क्या एक्स को यहाँ पे रोका जाएगा? कोई भी लाइबिलिटी जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड स्कीम से रिलेटेड जो आ रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट पोटेंशियली अब्सॉल्व एक्स फ्रॉम एनी लाइबिलिटी? क्या यहाँ पे रोक लगा दी गई है किसी भी लाइबिलिटी जो अराइज हो रही है? क्या लगता है? द डिनायल ऑफ द पिटिशन डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट एक्सेस पोटेंशियल. अब यहाँ पे थोड़ी ना, यहाँ पे आपके पिटिशन को माना अगर मना कर दिया जा रहा है तो इसका मतलब थोड़ी डिनायल ऑफ द पिटिशन डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट एक्सेस पोटेंशियल लायबिलिटी फॉर द एलिजेड फ्रॉडलेंट स्कीम्स. नहीं बच पाओगे आप, कतई नहीं बच पाओगे. चलिए आगे आइए. What promoted the Supreme Court to allow the Whig liberty to move to appropriate court for the grant of regular bail? क्या लगता है आपको क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा? ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है. कोर्ट बिलीव दैट एक्सेस पिटिशन मेनली sought legislative direction rather than immediate relief. Court's acknowledgement of inadequacy of current laws. Court recognition that cryptocurrency should be a priority. Court reluctance to intervene in ongoing investigation involving cryptocurrency fraud allegations. इसीलिए कहा गया liberty to the move the appropriate court for grant of regular bail. Court believe that excess petition mainly sought legislative direction rather than immediate relief. A ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि एक चीज देखिए, Instead, the court viewed that the purpose of the petition was beyond seeking immediate relief or intervention in the specific ongoing provisions. Hence, यहाँ पे जो A ऑप्शन है वो करेक्ट होगा. ठीक है, चलिए ये रहा, ये देखा, यही चीज मैं ढूंढ रही थी. इंस्टेड कोर्ट इंटरप्रेटेड अंडरलाइंग मोटिव. कहा अंडरलाइंग मोटिव इस पिटिशन का ये है कि भाई आपका एक इस मामले से रिलेटेड एक लेजिस्लेटिव एक्शन लेना जरूरी है. ठीक है, इसीलिए इन्होंने अलाउ किया है. चलिए कि आप अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के साथ मूव कर सकते हैं. चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड इंडियाज गवर्नमेंट पोजीशन इटसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेमिंग लॉज रिलेटिंग टू क्रिप्टो करेंसी? क्या लगता है? As highlighted in the passage, A, the government indicated its willingness to cooperate. B, the government emphasized that only Parliament holds the authority to enact laws, delegated the responsibility framing crypto laws to the judiciary. बिल्कुल भी गलत है. बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. हमेशा हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट की पोजीशन एज हाईलाइटेड द पैसेज अंडरस्कोर्स इट्स एक्नॉलेजमेंट दैट द पार्लियामेंट होल्ड्स द सोल अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉज. चलिए नेक्स्ट पैसेज देखिए.
The Supreme Court is hearing a plea that argues Section 437A of CRPC is unconstitutional. Supreme Court has sought Government of India's response. This is more than welcome petition. 437A requires those acquitted to furnish bail bonds. जिनको acquit किया गया है, जिनको छोड़ दिया गया है, जिनके ऊपर से सारे charges हटा दिए गए। 437A CRPC ये कहता है कि वो लोग जिनको acquit किया गया है, before they can be freed from jail, it has a long, ये bail bonds जो है वो furnish करें कि भाई अगर आपको बुलाया जाएगा तो क्या आप प्रोड्यूस करोगे अपने आप को, बेल बॉन्ड्स आप फर्निश करोगे बिफोर बीइंग फ्रीड, छोड़ने से पहले। इट हैज अ लॉन्ग बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑन मल्टीपल काउंट्स, नॉट लीस्ट फॉर बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट हैज लॉन्ग बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन मल्टीपल काउंट्स 437A को, नॉट एट लीस्ट फॉर बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए क्योंकि उसके ड्राफ्टिंग सही नहीं हुई है और कंफ्यूजन होता है कि कैसे इसको अप्लाई किया जाए, and for its very existence as a mere administrative mechanism, सिर्फ और सिर्फ वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कोई ऐसा रोल नहीं है इस सेक्शन का। It was introduced 2009 में after Law Commission of Report 1996 noted CRPC was silent on the point of securing attendance of people acquitted at the time of appeal। अब बताइए, आगे देखिए। Yet there is a little empirical evidence or guidance based on which court can estimate the chances of an acquitted person fleeing from jurisdiction। लगता है ये कि अगर इनको हम जो acquitted person है इनके पास बड़ा ऐसे chances दिखते हैं कि jurisdiction से भाग सकते हैं कोर्ट की। Many flee after acquittal and before state's appeal, imposing bail out of fear that the acquitted will frustrate the legal process goes against the presumption of innocence of the accused। Clearly कहा गया बेल को हम इम्पोज करेंगे सिर्फ इस वजह से कि एक्विटेड जो है वो भाग जाएगा, ये कहीं ना कहीं इनोसेंस के प्रिजम्पशन के अगेंस्ट है। द सेक्शन परपटेडली एड्रेस्ड अ परसीव्ड गैप बिटवीन एक्विटल एंड अपील व्हेन सेक्शन 390 केम इनटू प्ले। 437's broad wording is such that sessions judges have used it even for bail for convicts। इतना ज्यादा ब्रॉड है कि कन्विक्ट्स के लिए भी यूज किया जाता है। To stop misapplication, at least 2 high courts, बॉम्बे और इलाहाबाद ने रिपोर्टेडली इशू किया डायरेक्शन कोर्ट्स को कि आप इसको अप्लाई ना करा जाए 437A को। The law demands people acquitted be released from jail immediately। लॉ ये कहता है कि एक्विटेड, जिसका भी एक्विटल हो गया उसको तुरंत छोड़ा जाए, ये नहीं कि आप बेल बॉन्ड लेने के लिए उसको भर्ती करे, बंद करे रखे, ये अलाउ नहीं करता है। आगे देखिए। But several instances exist to the contrary। Bombay High Court in September 2009 ordered the state to pay 1 lakh to a man who spent 5 years in jail after acquittal, unable to pay the bail। बेल बॉन्ड नहीं दे पा रहा था तो उसको अंदर रखे हुए थे। तो यहाँ पे कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2009 में ही स्टेट को कहा 1 लाख रुपए आप उसको दिए कॉम्पनसेशन, क्यों आपने रखा उसको। 437 discriminate heavily against those in custody with meager financial means। सिर्फ पैसे की वजह से आप उसको अंदर रखते हैं। When an acquitted person is forced to stay imprisoned because he does not have the money to pay the surety, it infringes his right to freedom of movement and personal liberty under Article 21 of the Constitution। This is what the current petitioner is arguing as well। The case is all the more opportune today as it comes at a time CRPC is in process of overhaul। चेंज करने की बात करी गई, अभी तो अमेंडमेंट होने वाला है। सेक्शन 437A होल्ड्स दैट फंडामेंटल राइट्स मस्ट डिफर टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। भैया फंडामेंटल राइट्स को भी तो आप एग्जामिन करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हर चीज नहीं होती है। बिटवीन द कोर्ट्स एंड लेजिस्लेचर दिस कैन बी बोथ रेड डाउन एंड स्ट्रक ऑफ, हटा देना चाहिए कहा गया है। चलिए क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Alok, an acquitted individual, navigates the ethical dilemma of accepting financial aid from an organization known for exploiting legal loopholes to secure bail। Evaluate the moral and legal repercussions Alok faces and explore potential alternative recourses। क्या options available हैं 437A के माध्यम से। Alok should prioritize immediate freedom, accepting aid despite organization's questionable practices। Alok must maintain ethical standards। Alok should seek legal support to challenge। Alok must cautiously assess the implication। अगर वो aid ले रहा है, balancing ethical concerns with urgency of securing freedom।
while exploring legal avenues to challenge the provisions fairness। ध्यान दीजिएगा, cautiously assess करेगा क्या implications है इसके एड लेने के, ethical concerns को बैलेंस करेगा, क्या जल्दी है उसको फ्रीडम की उसको भी बैलेंस करेगा, और अदर लीगल एवेन्यूज भी देखेगा टू चैलेंज द प्रोविजंस फेयरनेस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए, मीरा एन इंडिविजुअल acquitted of a criminal offense finds herself unable to meet the bail bond requirements stipulated under section 437A. Consequently, she remained in detention despite her acquittal. Detention में थी acquittal के बाद भी. Considering Mira's continued detention due to her inability to furnish bail bonds after acquittal, analyze her legal ability under section 437A. क्या ability है? क्या personally liable ठहराया जाएगा उसके extended detention के लिए? ये सवाल बताइए, इसका जवाब। Mira should be held personally liable for continued detention, cannot be held personally liable as a detention despite acquittal is a consequence of provisions inherent flaws। provision की गलती उसकी गलती नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। कंटिंजेंट है क्या लाइबिलिटी इसकी? नहीं। फेलियर ऑफ जुडिशियल सिस्टम टू अपहोल्ड फंडामेंटल राइट्स, बी भी है डी भी है, लेकिन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rahul, an individual recently acquitted for a criminal offence, seeks bail after acquittal under section 437A. However, due to financial constraint, he faces challenges in meeting the bail bond requirements. नहीं दे पा रहा है bail bond, अब क्या होगा? देखिए अब क्या होगा बेटा। The court should grant bail to Rahul after acquittal, recognizing his constitutional right to personal liberty. Bail must be denied. The court should consider circumstances leading to Rahul's financial constraints. मैं जज होंगी तो मैं यही चीज देखूंगी कि भाई किस वजह से वो नहीं दे पा रहा है बेल बॉन्ड। सिर्फ मैं डर के बैठूंगी अरे केस ना खराब हो जाए। अरे काहे को केस ना खराब हो जाए, जो होने वाला होगा वो तो होके रहेगा। लोग अंदर से करते हैं करप्शन। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे कोर्ट को ये कंसिडर करना चाहिए क्या सर्कमस्टांसेस उसकी गरीबी की और कोई भी रिस्क नहीं है उसके एब्सकॉन्डिंग का, थ्रेट का, बिफोर ग्रांटिंग बेल पोस्ट एक्विटल अंडर सेक्शन 437A। चलिए आगे आ जाइए, next question। Maya, an acquitted individual, faces prolonged detention due to her inability to furnish bail bond after acquittal under section 437A. Subsequently, वो petition करती है court for a waiver or reduction of the bail amount due to financial constraint. क्या best approach होनी चाहिए? Should be taken by the court. What best approach should be taken? यहाँ पे correct answer क्या होगा देखिए। The court should exercise discretion to modify or waive bail bond. Court must rigidly uphold the bail bond requirements. Rigidly uphold करेगा। Court's authority to modify or waive bail condition should be exercised cautiously, weighing the risk of absconding against an individual's financial constraint. C option यहाँ पे correct होगा। C option would be the correct answer here। देखिए ठीक है। Balanced approach suggesting court considers both Rahul's financial constraint and absence of risk related to absconding। चलिए आगे आ जाइए। An individual, Arjun, acquitted of criminal offence, seeks bail under section 437A. However, court demands an exorbitant bail amount, बहुत ज्यादा पैसा मांग लिया भाई, which exceeds his financial means। अब यहाँ पे क्या होगा? Detention continued है। The court's imposition of bail amounts to exceeding an acquitted individual's financial capacity violates the right to personal liberty, fairness के right को violate करता है, and it infringes on the principle of equality before law. Should consider an individual's financial capacity post acquittal, ensuring that bail conditions do not unjustly, ठीक है ये भी। Insistence on exorbitant bail amounts justified, बिल्कुल भी justified नहीं है। Primary consideration should be an individual's financial situation। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हियर ए इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया है कि किस कारणवश गलत हो जाएगा इतना अमाउंट चार्ज करने। ठीक है चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट पैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस द टर्म सेक्स वर्कर। अब आपने देखा एक हैंडबुक रिलीज करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हैंडबुक ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। किस वजह से करी गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स में भी कई बार ऐसे शब्दों का यूज किया जाता था
जजमेंट्स में, ट्रायल के टाइम पे, लीगल ऑफिसर्स के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा, जजेस के द्वारा स्टेटमेंट्स में जो कहीं ना कहीं एक जेंडर स्टीरियोटाइप बनता चला आ रहा था, और उसके अगेंस्ट ये हैंडबुक आई है कि वो शब्द जो आप यूज कर रहे हो उसकी जगह पे आप कुछ और फ्रेजेस, शब्दों का यूज कर सकते हो, ठीक है। Supreme Court has decided to replace the term sex worker in his handbook on gender stereotypes with a trafficked victim, survivor on or women engaged in commercial sexual activity or women forced into commercial sexual exploitation. तो कहा सेक्स वर्कर की जगह पे आप ये यूज कर सकते हो. After a group of anti-trafficking NGOs wrote to CGI that using sex worker for words hooker and prostitute may end up promoting another set of gender stereotypes. A group of anti-trafficking NGOs wrote to CGI DY Chandrachud that using sex worker for words like hooker and prostitute may end up promoting another set of gender stereotypes, और prostitute word भी यहाँ पे मना किया गया. चलिए आगे देखिए. तो यहाँ पे जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोरम कंसिस्टिंग ऑफ ARZ, अन्याय रहित जिंदगी, फ्रॉम गोवा, प्रयास फ्रॉम मुंबई, बहुत सारे लोगों ने फाइल किया. रिक्वेस्ट इज टू रिकंसिडर द टर्म सेक्स वर्कर इन द ग्लॉसरी, और यहाँ पे फिर फाइनली जो है चेंज किया गया है. बेस्ड ऑन ए सजेशन सेक्स वर्कर इज बीइंग चेंज टू द फॉलोइंग ट्रैफिक, ये चेंज किया गया. इन द NGOs in their letter had said most women are forced, kidnapped, lured, trafficked into situations of commercial sexual exploitation. By using a generic term like sex worker, one may be assuming that all are engaged in commercial sexual activity और इनके खुद की चॉइस है, लेकिन ऐसा नहीं होता हर केस के अंदर. चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे. अब यहाँ पे देखिए, in a city marked with a nightlife, law enforcement authorities received complaints about high-end escort service alleged involved in coercing young women into commercial sexual activity. Alex purportedly recruited women through deceptive means, promising lucrative incomes. बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा, लेकिन फिर इन्होंने prostitution में डाल दिया. Alex alleged masterminded behind the escort service. कई जैसे बजरंगी भाईजान में नहीं देखा था हम लोगों ने, वैसे. तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एविडेंशियरी चैलेंजेस विद इन सिनेरियो व्हाट एस्पेक्ट माइट कॉम्प्लिकेट, क्या कॉम्प्लिकेट हो सकता है एस्टैब्लिशिंग एलेक्सिस इंडिविजुअल लायबिलिटी फॉर कोएर्जन विद इन द एस्कॉर्ट सर्विस अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956. देखिए, द एब्सेंस ऑफ कॉन्क्रीट एविडेंस डायरेक्टली लिंकिंग Alex to coercion, thereby complicating the establishment of individual liability. कहीं ना कहीं individual liability की बात आती है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट. पोटेंशियल इनएडमिसिबिलिटी, लीगल एम्बिग्विटी. मैं आपको बता दूं यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा. क्यों, कैसे बताते हैं, देखिए. अब यहाँ पे द लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस स्पेसिफिकली इम्प्लीकेटिंग एलेक्स इन द कोएर्जन टैक्टिक्स, ये निकल के नहीं आता है, और कहीं ना कहीं इस कार्यवश कॉम्प्लिकेट हो सकता है प्रोसिक्यूशन की एबिलिटी. कैसे एस्टैब्लिश करेगी कि इंडिविजुअल लायबिलिटी थी अंडर सेक्शन 6 ऑफ द ITP एक्ट विच एड्रेसेस. क्या कहता है ये? कहता है कि पेनल्टीज फॉर डिटेनिंग अ पर्सन इन प्रेमाइसेस वेयर प्रोस्टिट्यूशन इज कैरिड आउट. इन दिस सिनेरियो Alex, द alleged mastermind, might have orchestrated coercive practices through associates without directly engaging in or leaving कोई concrete evidence ही नहीं निकल के आ रही है. This absence of direct evidence linking Alex to the coercion tactics could create difficulties. कैसे create होंगी? difficulties होंगी. कैसे हम penalty के अंदर लेके आए Alex को? Hence A is correct. चलिए आगे आइए. A country is considering significant amendments to existing prostitution laws. The proposed changes aim to decriminalize solicitation and reduce penalties for individuals engaged in sex work while strengthening measures against human trafficking for sexual exploitation. The amendment proposes the removal of penalties for soliciting or engaging in consensual sex work between adults, aiming to provide sex work with better legal protection. However, legislation simultaneously introduced stricter punitive measures
against those involved in human trafficking for sexual exploitation, intending to combat trafficking networks and protect vulnerable individuals. इस कॉन्टेक्स्ट में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है टू डीक्रिमिनलाइज सॉलिसिटेशन while enhancing measures against human trafficking, क्या डिसीजन लॉ मेकर्स प्रायोरिटाइज कर सकते हैं बैलेंस्ड अप्रोच के लिए प्रोस्टिट्यूशन लॉज के अंदर? देखिए, फोकस प्राइमरीली ऑन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्स वर्क टू इंश्योर राइट्स एंड सेफ्टी ऑफ कंसेंटिंग अडल्ट्स, कंसेंटिंग अडल्ट्स होते हैं. बी, एम्फसाइजिंग प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सी, अब आप जानते हो वैसे में क्या होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की रिक्वायरमेंट होगी. तो एम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट साइमल्टेनियसली डीक्रिमिनलाइजेस सेक्स वर्क फॉर कंसेंटिंग अडल्ट्स व्हाइल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो है हम सजा बढ़ा देंगे. इसी वजह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. कंट्री ऑरेलिया है. ये तो मैं ब्रांड सुनती थी ऑरेलिया. Stringent laws exist prohibiting all forms of prostitution. Despite the prohibition, an underground network of illegal sex trade thrives, with authorities struggling to eradicate these activities due to limited resources and basic nature of the operations. The government is under pressure to curb illegal prostitution. Pressure में है, while safeguarding individual liberty in the context of Aurelia's ongoing struggle. तो यहाँ पे which legal doctrine might complicate the government's effort in enforcing prohibition law? Prohibition करने में क्या जो है वो against हो सकता है? देखिए, the concept of right to privacy potentially impeding law enforcement's ability to conduct intrusive investigation into underground prostitution networks. अब कई सारे prostitution networks होते हैं जिनके बारे में आपको कोई आइडिया भी नहीं लग सकता. रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो कहते हैं कि भाई ये हमारी राइट टू प्राइवेसी है. राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट आप किस प्रकार से अपने एक्शंस ले सकते हो, ये बड़ा सवाल होता है. हेंस यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है. ए ही ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी की बात डेफिनेटली ऐसे मामलों में टकराती है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन द कंट्री नोवारिया, stringent laws prohibit involvement of any form of prostitution considering it an criminal offense with severe penalties. Despite the strict regulations, an underground network of illegal prostitution thrives, involving various individuals. अब कोई पर्सन एक्स है, इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी लीडर, इसको अलेज किया गया फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है इलिसिट सेक्स ट्रेड के लिए. ये सब आईपीसी में भी पनिशेबल है. आईपीसी में सेक्शन वो आईपीसी में कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आईपीसी में भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 है. सीधे सीधे व्हाट माइट बी द कॉम्प्लेक्सिटीज, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा देख लीजिए. Considering the precedent of similar cases, court might apply doctrine of corporate weal. The court may invoke legal principle of qualified immunity. In assessing culpability, court may consider the doctrine of third-party beneficiary, examining whether the financial support directly benefited the illegal activities. अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, एक चीज़ कि देखिए एक्स ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे भी फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आती है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. कल्पेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी देखेंगे कि ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा था, क्या ये डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है इलीगल एक्टिविटीज को. सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, पर्सन एक्स फाइनेंशियल सपोर्ट. तो यहाँ पे हम क्लियरली ये देखेंगे कि राइट, दिस रेजेस चैलेंजेस इन एस्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट कॉजल लिंक. क्या सपोर्ट जो पैसा दिया गया है, क्या वो सच में उस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए दिया गया, इसको चेक करा जाएगा थर्ड पार्टी. चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इन द फिक्शनल कंट्री वर्डेनिया, प्रोस्टिट्यूशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर स्ट्रिंजेंट लॉज इम्पोजिंग सीवियर पेनल्टीज. डिस्पाइट लीगल प्रोहिबिशन, अंडरग्राउंड नेटवर्क जो है वो ऑपरेट कर रहा है. अब यहाँ पे कौन सी लीगल डॉक्ट्रिन क्रिएट करेगी चैलेंजेस प्रोसिक्यूटर्स को प्रूव करने के लिए कि इंडिविजुअल्स एसोसिएटेड हैं ऐसे प्रोस्टिट्यूशन से. ये क्या चैलेंजेस हो सकते हैं देखिए. द प्रिंसिपल ऑफ हियरसे गवर्निंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट्स, द डॉक्ट्रिन ऑफ चेन ऑफ कस्टडी. ये सारी डॉक्ट्रिन्स के बारे में आपने नहीं सुना होगा, इसीलिए मैं आपको बता दूं बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा,
chain of custody requiring strict documentation of evidences and handling potentially impacting the admissibility of seized material in court proceedings. Chain of custody ये require करती है कि strict documentation होना चाहिए evidence का, उसकी handling जो कहीं ना कहीं impact कर सकती है, कोई ऐसे materials जो seized है उनको कोर्ट में आप कैसे लेके आओगे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये हैम्पर करेगा। इसमें ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ चेन कस्टडी में ये इंश्योर करती है कि प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए सीज्ड एविडेंस का, कुछ एविडेंसेस जो सीज करी जाती है। The point of seizure is to present it in the court any discrepancies or gaps in the documenting evidence. Handling might raise doubts about its integrity. अब अगर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डाउट होगा तो कहीं ना कहीं निकल के आता है कि भाई ये सही है, कहाँ से आ रही है, ये सारी चीजें इसकी इंटीग्रिटी से रिलेटेड कहीं ना कहीं इसके एडमिसिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं पैसेज नंबर 9। फॉरेन बिजनेसेस इन इंडिया कैन हैव अ चैलेंजिंग टाइम कॉम्प्रिहेंडिंग कैलकुलेटिंग द मिनिमम वेजेस से रिलेटेड है। एज दे डिफर इन एवरी स्टेट एंड आर कैरेक्टराइज्ड अंडर मल्टीपल क्राइटेरिया जैसे रीजन, इंडस्ट्री, स्किल, लेवल, नेचर। मिनिमम वेज बहुत टाइम से जो है रेगुलेट करी जा रही है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के माध्यम से। दिस विल नाउ बी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। अब ये जो एक्ट है ये सब्जेक्टेड टू होगा जो नोटिफाई किया गया था अगस्त 2019 में। इनफैक्ट द कोड ऑन वेजेस रिप्लेसेस 4 लेबर रेगुलेशंस, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। न्यू वेज कोड प्रोहिबिट करता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, न्यू वेज कोड जो है प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयर्स को फ्रॉम पेइंग वर्कर्स लेस देन द स्टिपुलेटेड मिनिमम वेज, इससे कम आप नहीं दोगे। फर्दर मिनिमम वेजेस में बी रिवाइज्ड एंड रिव्यूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 5 साल। 5 साल के अंदर अंदर आप पहले रिव्यू करोगे कितना दे रहे हो और कितना देना चाहिए है। अंडर द कोड ऑफ वेजेस एक्ट द वर्कर फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज entitled to receive minimum wages fixed by their representative state governments. Matter concerning लेबर हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है सेंट्रल नहीं स्टेट गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग वेजेस दी जाएंगी। Matters concerning labor and its welfare come under the purview of both state and central government as per constitutional law, thereby resulting in multi-jurisdictional regulation। क्या आप कहा जा रहा है यहाँ पे, जो वेलफेयर से रिलेटेड है ये कहीं ना कहीं स्टेट और सेंट्रल दोनों के परव्यू में आते हैं। अर्लियर ओनली वर्कर्स फ्रॉम पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडस्ट्रीज, 40% of total workers population were entitled to receive minimum wage. Nevertheless, since passing of the wage code, there has been no new development on implementing a national minimum wage. National minimum wage की requirement है जो कि अभी तक नहीं डिसाइड किया गया है। चलिए आगे आ जाइए। The government has not prioritized the implementation of minimum wage plan as it is highly polarizing and would adversely impact the employees. Besides addressing the wage standards in the country, key labor legislation have been also rolled out as promised. 3 new labor laws were approved by the India's Parliament in 2020. Historic move to consolidate India's multiple labor legislation. Industrial Relation Code, Code on Social Security Bill और Occupational Safety, Health, Working Conditions Board Bill 2020, Code Bill 2020. When they come into force, 4 labor codes will bring gig workers and interstate migrant workers into the ambit of social security. कहीं ना कहीं इनको secure किया जाएगा. This will impact minimum wage considerations, but businesses should note that they will also make easier to be flexible in the hiring and firing decisions as well as in shutting down operations. ये सारी चीजें आप पढ़ते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Company X, a foreign entity operating in multiple Indian states, faces a situation where minimum wage rates fluctuate significantly due to local economic conditions. Which of the following strategies would best assist Company X in navigating this situation? अब यहाँ पे ये जो कंपनी है सिचुएशन जब मिनिमम वेज रेट फ्लक्चुएट करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, एम्प्लॉइंग अ स्टैंडर्डाइज्ड मिनिमम वेज, एस्टैब्लिश सेंट्रलाइज्ड कमिटी, implementing a flexible compensation structure considering regional variations। हमें ये पता है कि रीजनली वेरी करता है मिनिमम वेज, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लेक्सिबल कॉम्पनसेशन दे सकते हैं जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेसिकली कॉम्पनसेशन के माध्यम से। तो हेंस यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A foreign company corporation Y operates in Indian state where minimum wage categorization is based on type of industry। किस टाइप की इंडस्ट्री है और मार्केट डिमांड क्या है। अब यहाँ पे कैसे कंप्लायंस होगा, जो
जो क्राइटेरिया निकल के आ रहा है, कैसे दिया जाएगा मिनिमम वेज, कैसे इसको हम एड्रेस करेंगे। एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेज, एडवोकेटिंग फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड मिनिमम वेज, adopting a dynamic wage model that adjusts based on market demands and industry fluctuation। जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो भी मार्केट डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को सेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी एक्स अ फॉरेन एंटरप्राइज एनकाउंटर्स डाइवर्जेंट मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन geographical regions with a single Indian state. What strategic approach could companies that employ? Advocating a uniform wage policy, conducting extensive surveys, employ differential wage structures reflective of all region cost and living index। तो ये तो क्लियर ही है कि हम ऐसा वेज स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कहीं ना कहीं हर एक रीजन की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MNC company W faces challenges in interpreting and complying with India's minimum wage laws due to language barriers। बहुत सारे जियोग्राफिकल देख लिए आप, लैंग्वेज बैरियर्स देखिए, लोकलाइज लेजिस्लेशन। क्या ऐसा स्टेप है जो इस हर्डल को हटाने में ले सकते हैं? हायरिंग बाइलिंगुअल लीगल एक्सपर्ट्स, फॉर्मिंग अलायंसेस, relying solely on English versions of laws providing by the central government। तभी कहा जाता है ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं हम इंग्लिश को भी एज ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रिलाई कर सकते हैं इजीली, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंस से पहले तो चल ही रहा था और हिंदी को ऑफिशियल माना गया है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में हम इंग्लिश को भी मानते हैं, जैसे कोर्ट की लैंग्वेज, पार्लियामेंट की भाषा, इसीलिए हम सेंट्रल लॉज पर रिलाई कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए। Amidst the introduction of Code on Wages Act 2019, and impending labor code reforms in India, a multinational corporation XYZ operates across various states employing a diverse workforce. Due to multi-jurisdiction nature of minimum wage regulations, company XYZ faces challenges in determining standardized compensation. Additionally, the new labor codes are expected to bring gig workers and interstate migrant workers under social security। अब इस सिनेरियो में पूछ रहे हैं कौन सी लीगल प्रोविजन है जो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है XYZ कंपनी पे यूनिफॉर्म मिनिमम वेजेस इम्पोज करने के लिए चैलेंज पूछ रहे हैं। देखिए, ए कोड ऑफ वेजेस मैंडेटिंग रेगुलर, मेरे कह रहे हैं कि भाई रेगुलर मिनिमम वेज जो है वो मैंडेट कर दिया जाएगा। इंक्लूजन ऑफ गिग वर्कर्स एंड इंटरस्टेट माइग्रेंट अंडर सोशल सिक्योरिटी पोटेंशियली कॉम्प्लिकेटिंग वेज स्ट्रक्चर्स, नहीं। सी देखिए, द एब्सेंस ऑफ अ प्रोविजन विद इन द न्यू लेबर कोड्स टू स्ट्रीमलाइन मिनिमम वेज, नहीं। D, constitutional limitations regarding labor matters being under jurisdiction of both state and central government। जब कोई चीज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंडर आ रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टी जुरिस्डिक्शनल रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज बनती है मिनिमम वेजेस के चलते, तो हेंस यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट पैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, Kerala High Court has held that the law does not recognize live-in relationship as marriage। It considers as a legal union only wedding solemnized according to the personal or secular laws। सिर्फ उन्हीं को मान रहे हैं। Therefore, a couple that lives together by an agreement cannot claim to be marriage or seek divorce। Based on that, the High Court said the ruling by bench of Justice Mohammad Mustaq and Sophie Thomas came on to interfaith couples। अब इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस, ये पैसेज तो हमने देखा हुआ है। As they no longer wanted to continue in a relationship, they moved to the family court for divorce। Disposing of their appeal, the High Court said the law is yet to recognize the live-in relationship as marriage। The law accords recognition only to marriage is solemnized by the personal law or by secular law। तो ये पैसेज आप चाहें तो देख सकते हैं। हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, इसमें क्वेश्चंस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए, an interfaith couple living together in 2006 under a registered agreement sought divorce in the family court according to the Kerala High Court। क्या plea, why was that plea dismissed? Family court deemed the marriage invalid under Special Marriage Act। did not have 16-year child, बच्चा नहीं था इस वजह से। See, because the family lacked jurisdiction to entertain divorce claims based on live-in relationship। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों डिसमिस करी गई फैमिली कोर्ट के द्वारा? क्योंकि उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। Kerala High Court emphasized that law does not recognize live-in relationships as marriages। What specific legal grounds did the court cite for rejecting the couple's claim for divorce? किस कारणवश रिजेक्ट किया गया? A, the absence of reciprocal obligations, couple's failure to invoke Special Marriage Act, the lack of statutory laws, requirement for marriages to be solemnized under personal or secular laws। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे कई सारी बार इस चीज को पुटअप किया गया है
कि मैरिजेस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि पर्सनल और सेक्युलर लॉज के अंदर करिए, तो इस कारणवश रिजेक्ट किया जाता है ये कपल की क्लेम डाइवोर्स के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू केरला हाई कोर्ट व्हाई डिड द फैमिली कोर्ट नॉट हैव द जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन द कपल्स क्लेम फॉर सेपरेशन इन द फर्स्ट प्लेस? यहाँ पे क्या कारण था? ए, द फैमिली कोर्ट इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड स्पेशल मैरिज एक्ट, फैमिली कोर्ट वाज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल केसेस, लिव इन रिलेशन डू नॉट फॉलो इन द पर्व्यू ऑफ फैमिली कोर्ट एनैक्टमेंट, कपल फेल टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर डाइवोर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ? लिव इन रिलेशनशिप परव्यू ऑफ फैमिली कोर्ट्स इनैक्टमेंट में नहीं आता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए, इन इट्स रूलिंग केरला हाई कोर्ट डिस्कस द पेक्यूलियर नेचर ऑफ डाइवोर्स लॉज इन द व्हाट डिड द कोर्ट एम्फसाइज रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ डाइवोर्स अंडर द लॉ? डाइवोर्स लॉ is only recognized if it follows extrajudicial practices. Recognition of divorce is solely based on statutory laws. Divorce laws are uniform across the personal, secular and religious laws. तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्या कोर्ट एम्फसाइज कर रहा है? कहा है कि डाइवोर्स लॉज जो है वो पर्सनल, सेक्युलर और रिलीजियस लॉज में तीनों में जो है वो ओके, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ना कि सी। अगर हम डाइवोर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं स्टैट्यूटरी लॉज के बेसिस पे और स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस पे, तो इस कारणवश यहाँ पे उन्होंने एम्फसाइज किया गया है और यहाँ पे कहा है कि डाइवोर्स का पेक्यूलियर नेचर है। व्हाट डिड द कोर्ट एम्फसाइज रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ डाइवोर्स अंडर द लॉ? रिकॉग्निशन ऑफ डाइवोर्स सोली बेस्ड ऑन स्टैट्यूटरी लॉज एंड द स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं था वैसे। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Question is, Kerala High Court concluded that family court should have taken a different action regarding couples plea for divorce. What action did the High Court believe? क्या ले सकता था? Family court should have granted divorce, should have dismissed the plea. Family court should have returned the petition stating it was not maintaining lack of recognition on contract based marriages. तो hence यहाँ पे C option correct हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमने अपना आज का सेशन जो है वो ओवर किया और 10 पैसेजेस हम लोगों ने देखे और कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट हो, वैसे सारी चीज़ों को क्रॉस चेक और स्क्रूटनाइज करके ही रखा गया है, लेकिन अगर डाउट हो तो आप फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वी आर ऑलवेज देयर स्टैंडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए आई थिंक आप लोगों को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम ऑल द लॉ वाला टीम, ऑल द लॉ वाला फैकल्टीज। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, गुड बाय।